तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूं। आज हम क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि इस चैप्टर में यही आपका बेस है और साथ ही साथ 2-3 चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हाँ, ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ ये आपको 10th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसे ज़रूर देखें और समय ना बर्बाद करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप आखिर ये समझ लो कि इस चैप्टर में है क्या। तो भाई इसमें आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे। अब होती क्या है भाई केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा या एक भी हो सकती है सब्सटेंसेस के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे न्यू प्रोडक्ट बन जाए, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लिया कि दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट है, दोनों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे एक नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन कई तरीके की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऐसे ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप की भी रिएक्शंस होती हैं। तो भाई शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, वो है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है, आरएक्शन का मतलब रिएक्शन होती है। तो जल्दी से इसकी डिफाइन आप भी लिख लो, मैं भी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant combine to form a single, या सीधा लिख लो सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि H2 प्लस O2, आपको पता है ना H2 और O2 को जोड़ने पर H2O का फॉर्मेशन होता है, वाटर। अब इसमें दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों कंबाइन हो गए, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लो, और भी कई सारे हम रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे H2 प्लस O2, कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, हीट। इसमें भी हीट इवॉल्व होती है भाई, क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस को जब बर्न करते हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी है जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस हम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 2 और 2, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एंड 4, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। और भी कई सारी रिएक्शंस हैं, जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिला दो तो बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही अगर हम सोडियम को क्लोरीन गैस से ऐड करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है,
या बोल लोगे कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, बर्निंग ऑफ कोल या कार्बन हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फॉर्मेशन है, सोडियम क्लोराइड में क्या बन रहा है, NaCl बनाने के लिए सोडियम और क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। इन सब में आप देख रहे हो कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट एक ही सिंगल है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई पहला रिएक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये कॉम्बिनेशन है, इसका उल्टा कर दोगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बन जाएगी ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। बस इसकी डिफाइन भी इसी की उल्टी है कि भाई द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, क्या? इन विच सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट या डिकम्पोज डिकम्पोज कंपोज टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, नहीं टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया? द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल इन्हीं के उल्टे भी हो सकते हैं, जैसे कि ये, चलो बताता हूं जल्दी जल्दी से भाई, इसकी डिफाइन लिख लो फटाक से। तो बेसिकली इसमें क्या है, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कर रहे हो कि भाई साहब यहां पे रिएक्टेंट तो सिंगल होगा लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताया। अब एक काम करो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना लूंगा अगर आप चाहो तो वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये वाटर H2 और O2 गैस में डिकम्पोज हो जाती है। सेम वही इसकी बैलेंसिंग होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप क्लियरली देख लो कि रिएक्टेंट तो एक ही है लेकिन प्रोडक्ट दो है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही और भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दो। क्या कर दिया? हीट कर दिया। भाई कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग, इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ संगमरमर, या बोलूं ये लाइमस्टोन है। इसको जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, बैलेंस कर लेता हूं, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन तीन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो इस रिएक्शन को भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप के हैं, तो उनके ऊपर भी बड़ा ध्यान से हम बात कर ले। चलो हटा देता हूं मैं, पहले आप एग्जांपल लिख लो, इसके बाद इन्हीं चीजों को हम दोबारा से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग तरीके का है। जैसे हटा देता हूं मैं ये रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई ध्यान से सुनना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हर बार कोई ना कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं। ठीक है, क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वाटर का डिकम्पोजिशन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे थे जिससे ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हम किसी ना किसी टाइप की एनर्जी देते देते हैं। ठीक है ना, क्या? किसी ना किसी टाइप की एनर्जी देते ही है। तो ये एनर्जी तीन तरह की हो सकती है।
तो उन तीनों को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट मानते हैं। जैसे कि पहला पहला एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम डिकम्पोज कर दे किसी चीज को, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो। इसका एग्जांपल वही वाटर वाला। ठीक है, वाटर को क्या कर दो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, तो ये H2 एंड O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस तो भाई आपको करना है, बैलेंस करते रहना, हो सकता है मैं बैलेंस करना भूल जाऊं, बैलेंस आपको करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गया। दूसरे टाइप की रिएक्शन देखो, दूसरे टाइप की वो होती है क्या, वो होती है थर्मो थर्मो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आप देखोगे बस थर्मल, थर्मल का मतलब हीट से है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप हीट की मदद से कर पाते हो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी जस्ट बताया, एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल अपना था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, लाइमस्टोन है ये, हीट कर दो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपके सिलेबस में है कॉपर नाइट्रेट, आई थिंक कॉपर नाइट्रेट है, छोड़ो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, और भी इसमें एक आपके रिएक्शन आ जाती है आगे, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर आप हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, आप इसको चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ोगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हीट करके हम डिकम्पोज कर पाते हैं, जो कि बहुत अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और और क्या हो सकता है तो बहुत सारे, एक नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन के बहुत सारे रिएक्शंस है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आपके सिलेबस में एक है आई थिंक कॉपर नाइट्रेट है या क्या है, तो उसको हीट करके भी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी गैस बनाते हैं। तो ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको हटाता हूं और थर्ड वाले को यहीं लिखूंगा। थर्ड जो है वो अपना, थर्ड जो है वो है फोटोलिटिक, फोटोलिटिक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा भाई, फोटोलिटिक का मतलब होता है फोटोन। ठीक है, इसको भी हटा दूं, जल्दी से भाई नोट करते हुए चलना है, कॉपी लेके बैठे रहो, टाइम मत वेस्ट करते रहना कि बस देख लूं सब दिमाग में बैठ जाएगा। वो आप पुराने वाले बच्चे नहीं हो कि दिमाग में बैठता रहेगा करते रहोगे। वो गुरुकुल वाले टाइम में अलग होता था भाई, कि गुरु ने ज्ञान दे दिया, बच्चों ने सुन लिया, कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। बट अभी जरूरत है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पहले समझ लो, फोटो, फोटो का मतलब होता है फोटोन से, और फोटोन का मतलब होता है लाइट से। यानी ऐसे रिएक्शन जिसको कराने के लिए आप लाइट का सहारा लेते हो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है ना, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप लाइट का यूज करते हो, लाइट एनर्जी का यूज करते हो, उसको डिकम्पोज करने के लिए उस रिएक्शन को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। क्या एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल
मान लेते हैं अपने पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ना सॉरी AgCl। अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ जाती है तो सनलाइट तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। बैलेंस, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ सिल्वर ब्रोमाइड की भी सेम रिएक्शन है, AgBr। इसके ऊपर भी अगर सनलाइट पड़ जाती है तो ये भी सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज हो जाती है। अब भाई साहब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये रिएक्शन बड़े काम की है अपने लिए। कैसे भाई, इनका यूज करके हम पहले के टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते थे। लिख लो भाई, लिख लो इसे, दीज रिएक्शंस वर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता था। अभी भी अगर कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचता है पुराने वाले कैमरे से तो भी इसी का ही यूज होता है। ये दो कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर लाइट जब पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे इनका कलर अलग हो जाता है। इनका कलर आई थिंक ये ग्रे कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये सॉरी मतलब इनका कुछ कलर है भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ इस रिएक्शन का यूज होता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो आप ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देख लो, सनलाइट, सनलाइट क्या है, लाइट है बस भाई। लाइट का मतलब फोटोन और फोटोन का मतलब फोटोलिटिक। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए आपने लाइट का सहारा लिया, इसीलिए इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन अ डार्क कंटेनर। क्वेश्चन कहता है कि हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक कलर के जार में इकट्ठा करते हैं। भाई सीधी वजह यही है कि अगर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड गलती से सनलाइट के प्रेजेंस में आ गए या कांटेक्ट में आ गए तो डिकम्पोज हो जाएंगे। भाई सपोज मैंने किसी काम के लिए इनको रखा होगा ना, केमिकल रिएक्शन कुछ भी कराने के लिए, अब गलती से सनलाइट पड़ जाती है तो ये तो मेरे पास नहीं रहेगा, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसको बचाने के लिए, इसके ऊपर सनलाइट ना पड़ जाए, सनलाइट से ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ब्लैक कलर के जार में रखते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछे जाते हैं। या कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसका यूज हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते थे, तो बोलोगे सर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करा के ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो बेसिकली आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज समझ में शायद आई हो या ना आई हो, अगर क्या पता आपको पहले से भी पता हो। क्वेश्चन ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हमने एनर्जीज दी क्यों। हमने तीन तरीके की एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी की, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में लाइट की। तो भाई साहब इन रिएक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में आप ध्यान से इनके वर्डिंग पे ध्यान दो, क्या कह रहा है, सेंटेंस पे ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान देना, अपने आप सारे रिएक्शन को समझ जाओगे। तो हमारी तीसरी टाइप की रिएक्शन है, तीसरी टाइप की है ना, हाँ, तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए पहले आप एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो। आपके चैप्टर नंबर 3 में लिखी हुई है, बट मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज क्या है भाई? देखो, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे लगभग मेटल हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड एंड देन प्लेटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम हो रही है, ऊपर रिएक्टिविटी ज्यादा है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, क्योंकि सोडियम ऊपर की तरफ है, ये हाई रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम लो रिएक्टिव है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अब एल्यूमिनियम और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो सर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली अगर हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो एक एलिमेंट दूसरे से मतलब क्या होगा, वो हाई रिएक्टिव होगा। जैसे मैग्नीशियम इज हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, या मैग्नीशियम इज रिएक्टिव देन कॉपर। तो हम क्या कहेंगे भाई, जो चीज ऊपर की तरफ है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces low reactive एलिमेंट। ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, यानी कि उसकी जगह से हटाता है। लेस रिएक्टिव, लो नहीं लेस लिख लो। जल्दी से भाई डिफाइन लिखो इसकी। ये रिएक्टिविटी सीरीज साइड में लिख लेना, याद कर लो इनके नाम: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। याद तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम की नहीं है। करना पड़ेगा सर, कुछ कुछ तो याद चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ तो समझ के काम हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी यार। अब उसके लिए कोई इलाज नहीं है। देखो भाई क्या रिएक्शन कहती है, हटा देता हूं। ठीक है, मैं इसके डिफाइन को हटा देता हूं, इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? सपोज मान लेते हैं कि कोई सॉल्ट है, और इसका एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं जिंक सल्फेट है, ZnSO4। अब जिंक से ज्यादा कोई रिएक्टिव है, कोई एलिमेंट अगर रिएक्टिव है तो इसका यूज कर लो। जैसे मैं यूज कर लेता हूं मैग्नीशियम। जिंक सल्फेट में अगर हम मैग्नीशियम मेटल डालेंगे तो यहां पे, अब ध्यान से देखो, मैग्नीशियम इज हाई रिएक्टिव देन जिंक। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसकी जगह से खुद उसको हटा देगा। तो मैग्नीशियम जिंक की जगह लग के मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, MgSO4, और जिंक भाई अकेला रह जाएगा। समझाऊं? ठीक है। ये एक पावरफुल बंदा है, ये एक कमजोर बंदा है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, लेकिन ये ताकतवर होने की वजह से इसको इसकी जगह से हटा देता है और इसकी जीएफ के साथ खुद घूमने लगता है। बाकी अकेला कौन रह जाता है? जिंक। सर यही हमारी जिंदगी की कहानी है। महिला, स्त्री, औरत, विमेन, ये उन्हीं के साथ रहती है, उसी के पीछे भागती है जिसके पास पावर है। देख लो आप, मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल था, बोले तो ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए ये सल्फेट इसके साथ जुड़ गया। तो भाई किसी के पीछे मत भागो, सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भागो। सब कुछ आपके पीछे अपने आप आएगा, इंक्लूडिंग
औरत। आगे देखो, आगे देखो। अब अगर मैं बोलूं क्या आगे ये रिएक्शन होंगी, क्या यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव, जिंक इसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता, यानी कि अब ये आगे रिएक्शन नहीं होंगी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही बनने वाला है। तो भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट है। एग्जाम्पल्स और भी भर लो, क्योंकि जितने एग्जाम्पल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और एग्जाम्पल जैसे जैसे H2SO4, भाई हाइड्रोजन भी है इस फील्ड में, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन इन द हाउस। हाइड्रोजन भी सल्फेट, भाई एसिड है H2SO4। एक काम करो, इसके अंदर हाइड्रोजन से ज़्यादा कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट डाल दो, कोई सा भी रिएक्टिव एलिमेंट डाल दो। सपोज मैंने यूज कर दिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लो सर, अलग कर दिया। और एल्यूमिनियम फिर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो Al2SO4 थ्राइस बनेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो भाई यहाँ पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। सपोज HCl भी हुआ, HCl में अब मैंने कोई और मेटल डाल दिया जैसे कि जिंक, तो जिंक अगर डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी भाई, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इन दो रिएक्शंस को, और भी जितने भी रिएक्शन है एसिड वाली, आप इन्हें पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट में। उसमें भी आपको ये मेटल और एसिड की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी कि अगर एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा देता हूं इन्हें। यार ये चौक बहुत डस्ट छोड़ता है, बट मजा आता है चौक से ही लिखने में। एक रिएक्शन है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम थर्मेट रिएक्शन। भाई इनको लिख लेना, इसको स्पेशली लिखो, इसको स्पेशली लिख लो, भूलना नहीं कि एल्यूमिनियम थर्मेट रिएक्शन क्या होती है। एल्यूमिनियम थर्मेट रिएक्शन, तो भाई इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का यूज करके हम रिलीज करते हैं थर्मिट, यानी कि हीट रिलीज करते हैं। तो क्या है, हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड में हम डाल देते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डालने से थोड़ी सी इसको हीट देनी है जिससे ये रिएक्शन हो पाए। तो रिएक्शन होने के बाद एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है, ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, बस यही चीज़ देख लो, देख लो। आयरन का है भाई, आयरन Fe ये रहा, और एल्यूमिनियम ये रहा। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देन इट विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स प्लेस। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एंड आयरन बनाएगा। अब इसके साथ साथ ये इतनी सारी हीट रिलीज करता है जिसकी वजह से ये आयरन लिक्विड फॉर्म में मिलता है सर, लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि मोल्टन फॉर्म में, पिघला हुआ। इतनी हीट रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन को एल्यूमिनियम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसका यूज क्या है, यूज, इसका यूज है सर पटरियों को जोड़ने के लिए, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसका यूज करके हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं। तो वो रिएक्शन है भाई हमारी एल्यूमिनियम थर्मिट रिएक्शन। करके भी दिखा दो और हीट रिलीज कर दो, जिसमें आयरन मोल्टेन फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और वही आयरन ट्रैक को जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जांपल बता दूं, मान लिया ये एक रेलवे ट्रैक है, दूसरा रेलवे ट्रैक ये है, इन दोनों के बीच में हमें ज्वाइन करना है, इनको जोड़ना है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मोल्ड, एक साँचा लगाते हैं,
और सांचे के ऊपर एक रिएक्शन का एक चैम्बर होती है। ठीक है, इस चैम्बर में जब रिएक्शन होती है तो मोल्टेन आयरन पिघल करके इनके बीच में जमा हो जाता है। जमा हो जाता है जमा होने के बाद जमा होने के बाद इस मोल्ड को हटाते हैं। ठीक है, मोल्ड को हटाते हैं अच्छे से, तो जो आयरन है ये इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाता है। पिघला हुआ आयरन है भाई, कास्टिंग हो गई। अब मोल्टेन आयरन को भाई फिर पटरी है, पटरी को थोड़ा सा शार्प करना पड़ता है, तो इनकी एजेस को बिल्कुल साफ किया जाता है ग्राइंडर का यूज करके, जिससे ये दोनों पटरियां आपस में जुड़ गई। ये बहुत मजबूत जोड़ बनता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पिघला हुआ लोहा हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एल्यूमिनियम थर्मेट रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर टाइम ना मिला हो तो पॉज करके इसे लिख लेना। तालियां बजानी पड़ती है खुद के लिए, क्या करे भाई, कोई और बजाने वाला ही नहीं है। खुद के लिए खुद ही ताली बजाओ। हा हा। चलो, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसी का ही एक तरह का रिएक्शन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर? नाम, आप नाम पे ध्यान दो, काम पे मैं ध्यान देता हूं। ठीक है, आप नाम पे ध्यान दो, मैं काम पे ध्यान देता हूं। क्या रिएक्शन है पहले देख लो। ये हमारी फोर्थ रिएक्शन है अभी की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डिफाइन साथ साथ लिखते चलो। द रिएक्शन in which exchange of ions occurs in aqueous state of different salts। डिफरेंट सॉल्ट्स। भाई रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके लिए, पहले इसकी डिफाइन समझ लो। डिफाइन कहता है कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, किसका? एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि आयन का चेंज होना, एक्सचेंज हो जाना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। किसके अंदर भाई? एक्वस स्टेट ऑफ डिफरेंट सॉल्ट। तो अलग अलग अगर सॉल्ट है और उनका एक्वस स्टेट है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उनके अंदर अगर रिएक्शन होती है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बुक में कुछ गिने चोरे हैं, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो इसमें है, अगर हम यूज करते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा भाई? बेरियम आ जाएगा सोडियम की जगह और सोडियम आ जाएगा बेरियम की जगह। बस इतना ही था कि सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा NaCl और बेरियम का सल्फेट बन जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट। हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपने लिए खुद से ताली बजा लूंगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट बनाते हैं। इस रिएक्शन को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल देख लो। जैसे सोडियम की जगह अगर मैं पोटेशियम का यूज कर लूं तो भी यही रिएक्शन होने वाली है। पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू पोटेशियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, बट ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अभी बताता हूं क्यों। ये भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन
एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड। और एग्जाम्पल पहले बता दूं, उसके बाद समझाऊंगा क्यों मैंने इसको सॉलिड स्टेट में लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट डिट्टो Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट को भी अगर हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताता हूं भाई मैं, देखो ये सॉल्ट है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्ट है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, NaCl जो कि आप घर में नमक यूज करते हैं, ये तो सॉल्युबल होता ही है पानी में, इसीलिए एक्वस। अब जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बन गया। तो बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों है सर ये? क्योंकि यहां पे बेरियम सल्फेट बन रहा है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट मींस कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसीलिए मैंने इसको सॉलिड स्टेट में लिखा है। सेम ये भी भाई, सेम एक्वस 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 एंड सॉलिड स्टेट। तो एक और लिख लो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्पेलिंग यार थोड़ा ध्यान दे लेना, मैं क्या ही बोलो स्पेलिंग, मुझे अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं आती, मुझे खाली साइंस आती है भाई, विज्ञान आ है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है भाई? द रिएक्शन इन विच एन insoluble substance, insoluble precipitate is formed। तो भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो बेसिकली जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनमें आपको मोस्टली एक ना एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट दिखेगा ही दिखेगा, इसीलिए इन रिएक्शन को हम कई बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो भाई बेसिकली आपने 4 तरीके के केमिकल रिएक्शन कर लिए। अब कुछ गिनती के रिएक्शन रह गई हैं, जैसे रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ गया। ठीक है, एक रेंसिडिटी रह गई है, और एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो है अपना कोरोजन। ठीक है, इनके कुछ अपने छोटे मोटे टॉपिक्स है, ज़्यादा बड़ा आप कुछ नहीं बचा है। आई थिंक 10 मिनट की और वीडियो बनेगी अगली बार। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि ये नॉलेज उनके पास भी जाए। कुछ नया सीखा हो तो, अगर नहीं सीखा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।